एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरे सिस्टम की। उसके बाद यदि समय बचता है तो मेटाबॉलिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बची हुई हैं। गिरी सर ने आदेशित किया था कि मेटाबॉलिज्म को भी कवर करना है, तो गति को मध्यम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन्स से का मतलब है कि दीज इफेक्ट अदर ऑर्गन्स, यानी सिक्रेशन कहीं और से होगा, इफेक्ट कहीं और पड़ेगा। दीज आर इफेक्टर ऑर्गन्स। दूसरी बात कि किसके नियंत्रण में है, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो ये बात हम कर रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो इन सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे, पीनियल ग्लैंड की बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड की बात करेंगे, थाइमस ग्लैंड की बात करेंगे, एडर्नल ग्लैंड की बात करेंगे, पेनक्रियाज की बात करेंगे, और 8वें क्रम में बात करेंगे ओवरीज और टेस्टिस की, जिनको कहा जाता है गोनेडास। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक आधार बनाने का प्रयास करते हैं। ये पोजीशंस हैं, देयर इज नो नीड टू वेस्ट आवर टाइम। ये लोकेशंस है डिफरेंट ग्लैंड्स की। तो लोकेशन है, इसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लैंड। अब कहानी शुरू होती है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के दो प्रकार हैं। पहला है ग्लैंड्स हैविंग सीक्रेशन थ्रू डक्ट्स, जो डक्ट्स के द्वारा सीक्रेशन करते हैं हार्मोन्स का या किसी दूसरे पदार्थ का। इट मीन्स, इसका अर्थ हुआ कि दीज आर अटैच्ड विद अटैच्ड डक्ट एज ए ट्यूब ऑफ सिक्रेशन, कि उस ग्लैंड से कोई ट्यूब अटैच्ड है, एक डक्ट अटैच्ड है, एक पैसेज अटैच्ड है, और उस पैसेज के थ्रू सिक्रेशन होता हो तो वो कहलाते हैं डक्ट ग्लैंड्स। लेकिन जिसका उसका एक एग्जाम्पल आप सबके समक्ष है, लीवर। लीवर एग्जाम्पल है डक्ट ग्लैंड का। दूसरा है डक्टलेस ग्लैंड्स। दे डू नॉट हैव डक्ट्स। उनमें कोई डक्ट नहीं होता, कोई पैसेज नहीं होता, कोई पाइप नहीं होता, कोई ट्यूब नहीं होती। इंटरनल सिक्रेशन होता है। दी सीक्रेट हार्मोन, तो ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। लेकिन हम यहाँ जो बात करेंगे वो डक्टलेस ग्लैंड्स की बात करेंगे, डक्ट ग्लैंड्स की बात नहीं करेंगे। तो हार्मोन शब्द को भी जान लें, क्योंकि बार बार होगा कि इस ग्लैंड के द्वारा ये हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, उसके द्वारा वो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, तीसरे के द्वारा वो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि सीक्रेट, ये हार्मोन का अर्थ क्या है। हार्मोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग एक्साइटिंग। दीज एक्साइट, इट मींस दीज एक्साइट वेरियस अदर ऑर्गन्स। शुरू में बात हुई थी ना कि दीज आर इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन मींस दीज एक्साइट अदर ऑर्गन्स, ये दूसरे ऑर्गन्स को एक्साइट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स की पहले बता चुका हूं मैं कि आई विल नॉट डिस्कस इन डिटेल अबाउट द duct glands. I will discuss in detail about ductless glands as per your syllabus. And the characteristics of ductless glands are, they do not have ducts. Ducts नहीं है, बात हो चुकी है। Secret chemical substances, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रेशन करते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। दिस मिक्सेस विद ब्लड, ब्लड के साथ मिक्स होता है, पूरे शरीर में फैलता है। हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, जो शरीर के विकास में सहायक होते हैं। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स डक्टलेस ग्लैंड्स की। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज ए स्मॉल पी शेप्ड, एक मटर के दाने का आकार का है। कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स पर भी प्रभाव छोड़ता है, इसलिए कहा जाता है। दिस हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके 3 लोब हैं। देयर आर 3 लोब्स। फर्स्ट वन इज एंटीरियर लोब, पहला है एंटीरियर लोब, दूसरा है पोस्टीरियर लोब, और तीसरा है मिडिल लोब। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल लोब। इफेक्टर ऑर्गन है, चर्चा हो चुकी है कि इट्स इफेक्टर ऑर्गन। नॉट ओनली दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, एवरी डक्टलेस ग्लैंड इज इफेक्टर ऑर्गन। तो तीनों लोब्स की बारी बारी से चर्चा करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लोब। फर्स्ट लोब
ये आपके सामने लिस्ट है, सूची आपके सामने है। फर्स्ट लोब सीक्रेट्स 6 डिफरेंट हार्मोन्स। पहला लोब 6 विभिन्न हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। पहला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज नोन एज TSH, जो कि इफेक्टर ऑर्गन है, तो किसको स्टिमुलेट करेगा, किस पर इफेक्ट डालेगा, थायराइड ग्लैंड पर, दूसरे ग्लैंड पर, जिसकी विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। सेकंड वन इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज that is responsible for growth and development of the individual। यदि इस हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो व्यक्ति विशेष लीन एंड थिन होगा, कमजोर प्रकृति का होगा। यदि ग्रोथ हार्मोन बहुत अधिक ओवर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशन की दशा में व्यक्ति भीमकाय आकृति का होगा, यानी उसकी ग्रोथ एबनॉर्मल होगी, और हाइपोसिक्रेशन में लीन एंड थिन होगा। नेक्स्ट थर्ड वन इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। जो तीसरा है, कर्सर को देखिए, तीसरा हार्मोन है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, दीज इफेक्ट एड्रेनल ग्लैंड। तो 6 हार्मोन जो एंटीरियर लोब से सीक्रेट किए जाते हैं, उनमें से 3 की चर्चा हो सकती है। अगला चौथा हार्मोन है एंटीरियर लोब का ही FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह भी ग्रोथ और मैच्योरेशन में अपनी भूमिका अदा करता है। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। मैच्योरेशन मीन्स प्यूबर्टी, जो कि मैच्योरेशन की जितने भी निशानियां हैं, जितने भी एक प्रतीक हैं, उन सब के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट वन इज LH, लिग्निजिंग हार्मोन, द स्टिमुलेट गोनेडाज ऑफ बोथ, दोनों के गोनेडाज को मीन्स मेल्स और फीमेल्स के गोनेडाज को स्टिमुलेट करते हैं या उस पर प्रभाव डालते हैं। छठा है LTH, दैट इज ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन की भूमिका है महिलाओं में भूमिका क्या है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल और द मेंटेन द प्रेगनेंसी, जो गर्भावस्था के लिए उत्तरदायी है, गर्भावस्था को मेंटेन करके रखने में इसकी उपयोगिता है LTH की। तो संक्षिप्त में बात की है एंटीरियर लोब के 6 हार्मोन्स की, TSH, GH, ACTH, FSH, LH और LTH। एंटीरियर लोब के हार्मोन्स की संक्षिप्त चर्चा के बाद दूसरे लोब की बात करते हैं, पोस्टीरियर लोब की। दिस सीक्रेट 2 हार्मोन्स, यह भी 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। तो 2 हार्मोन क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, या उसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। दिस मेंटेन द ब्लड प्रेशर। इस हार्मोन्स में भी हाइपो या हाइपर सिक्रेशन होता है, तो व्यक्ति विशेष को रक्तचाप की प्रॉब्लम होने लगती है, मे बी हाई ब्लड प्रेशर, मे बी लो ब्लड प्रेशर, दैट डिपेंड्स ऑन द सिक्रेशन, दैट इज हाइपो और हाइपर। तो ये था एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH की बात थी। इसी के द्वारा, पोस्टीरियर लोब के द्वारा ही दूसरा हार्मोन भी सीक्रेट किया जाता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज टू रिलीज मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी। इसकी भी भूमिका महिलाओं में है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद, गर्भधारण के बाद, बच्चे के जन्म के बाद जो कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है, मिल्क रिलीज होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द दिस हार्मोन, दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो अब तक कुल 8 हार्मोन्स की बात हो चुकी है। 8 हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। उन 8 में से पहले 6 हैं वो एंटीरियर लोब के द्वारा, अगले 2 एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन ये पोस्टीरियर लोब के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। अब अगले की बात करते हैं, मिडिल लोब की, जो इन दोनों के बीच में स्थित है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बीच में स्थित है। दिस सीक्रेट ओनली 1 हार्मोन, यह केवल एक हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको है कि MSH, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जिस प्रकार से ऊपर भी 2 ग्रोथ हार्मोन थे, ध्यान दीजिए एंटीरियर लोब के भी 2 हार्मोन थे। देखिए क्रम 2 में
ग्रोथ हार्मोन जो कि उत्तरदायी था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो एक और था FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो भी ग्रोथ एंड मैच्योरेशन के लिए उत्तरदायी था। उसी प्रकार से मिडिल लोब का ये हार्मोन जो MSH है, दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी है। दैट हेल्प्स इन द दैट कंट्रीब्यूट्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो कुल मिलाकर हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। मास्टर ग्लैंड का कहा जाता है पी शेप्ड है, 3 लोब है, एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है, मिडिल लोब है। एंटीरियर लोब 6 हार्मोन सिक्रेट करता है, पोस्टीरियर लोब केवल 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, मिडिल लोब केवल 1 हार्मोन सिक्रेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कुल 9 विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन है। उन 9 हार्मोन्स के सिक्रेशन के फंक्शंस की भी हम बात कर चुके हैं कि किस हार्मोन की क्या भूमिका है। तो आई हैव डिस्कस्ड in very brief about the pituitary gland. After the brief discussion of pituitary gland, I will proceed to the next gland. The next gland is pineal gland. इस स्लाइड में 2 ग्लैंड्स की एक साथ चर्चा की गई है, पीनियल ग्लैंड की और थायराइड ग्लैंड की। संक्षिप्त में छोटे छोटे हैं। पीनियल ग्लैंड there is a small round structure, स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, राउंड स्ट्रक्चर है, गोलाकार है। दिस सिक्रेट मेटानोनिन नाम के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। दैट इनहिबिट्स ओवरिन ग्रोथ एंड एवोल्यूशन, इनहिबिट करता है ओवरी की ग्रोथ को और एवोल्यूशन प्रोसेस को। इट ऑल्सो रेगुलेट द सेक्सुअल साइकिल ऑफ द फीमेल्स की सेक्सुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। दिस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, जो कि मेल और फीमेल में भिन्नता जो पाई जाती है स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज, वो भी इस मेटानोनिन के आधार पर है कि दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिफरेंसेस, जेंडर differences between the males and females. This is the smallest gland of the body. एक बात इस योग से इसको कोरिलेट करके बताऊंगा। आपने विभिन्न एनर्जी सेंटर्स की बात करते हैं बार बार हम योग के क्षेत्र में कि देयर आर 7 एनर्जी सेंटर्स, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। तो यदि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें तो आवर सहस्त्रार चक्र इज सिचुएटेड एट आवर वर्टेक्स और सिचुएटेड एट आवर पीनियल ग्लैंड। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कि स्वादिष्ठान का स्थान माना गया गोनेडाज पर, मणिपुर का स्थान माना गया एड्रिनल ग्लैंड या पेनक्रियाज के आसपास, उसी प्रकार से जो लास्ट चक्र है दैट इज एट द वर्टेक्स, दैट इज एट द टॉप, वो सहस्त्रार चक्र को माना गया है। एक जितने भी एक विद्वान है वो मानते हैं दिस इज सिचुएटेड एट आवर पीनियल ग्लैंड, दिस इज सिचुएटेड एट आवर स्मॉलेस्ट ग्लैंड। अगला तीसरे ग्लैंड की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड। दिस इज सिचुएटेड इन द नेक ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ larynx, soft and but ये कोई नई बात नहीं। थायराइड की प्रॉब्लम होती तो आपको पता है कि एडिपोसिटी या लीन एंड थिन दोनों ही बीमारियां या व्याधियां होती हैं। एक हाइपोसेक्रेशन की होती है, एक हाइपर सेक्रेशन के कारण से होती है। दिस इज सिचुएटेड एट आवर नेक रीजन। नेक रीजन मींस लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ आवर लैरिंक्स। सॉफ्ट है, बहुत ही नरम ग्लैंड है। बटरफ्लाई का एक शेप है, इसकी शेप आपके नीचे तितली के आकार का माना गया है कि थायरक्सिन सिक्रेट करता है। थायरक्सिन कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म की अगर समय मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म की भी बात करेंगे, चयापचय की भी बात करेंगे। तो थायरक्सिन सिक्रेट करता है और थायरक्सिन का काम है कंट्रोल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आजकल 2 व्याधियां बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं समाज में, जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हैं, जिनमें से एक है ग्लूकोज का इनएडिक्वेट मात्रा में ग्लूकोज हो उस दशा में। तो सामान्य भाषा में हम कहेंगे कि डायबिटीज है, जो कि डायबिटीज की प्रॉब्लम तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो
वो किसके द्वारा, दैट इज अ डिफेक्ट ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड ऑल्सो वी कैन से दैट, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे। दूसरा जो मेन समस्या उत्पन्न होती है एडिपोसिटी की, डिपॉजिट ऑफ फैट सेल्स की, फैट सेल्स डिपॉजिट होते हैं। एडिपोसिटी मीन्स मोटापे की समस्या भी थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, स्मॉल है, स्मॉल ग्लैंड है, भी पीनियल ग्लैंड की तरह ही। फॉरेन नंबर्स 4 हैं। सीक्रेट क्या करते हैं, पैराथॉर्मोन। यह पैराथॉर्मोन सीक्रेट करता है, बहुत जरूरी है किसके लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए। किसी भी व्यक्ति विशेष की हड्डियां बचपन से ही कमजोर होती हैं, क्यों होती हैं, कि ये पैराथायराइड ग्लैंड ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, यह भी कारण हो सकता है। काम क्या करता है, दिस एक्ट टू कीप कैल्शियम डिजोल्व, कि कैल्शियम को रखता है कि डिजोल्व रहे ब्लड में। और कैल्शियम किसके लिए उत्तरदायी है, बिल्ट बॉन्स, वो हड्डियों के निर्माण के लिए और हमारे दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है ना। कई बार हम कैल्शियम कितना भी लें, कई बार उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, हमारा शरीर उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। दैट इज द ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ दिस पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि पैराथॉर्मोन हार्मोन पर निर्भर करेगा। अगले की बात करते हैं, अगला है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं। थाइमस ग्लैंड मीन्स, एक ध्यान रखें हम, दिस इज फाउंड इन ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो एक नवजात शिशु होता है उसमें पाया जाता है। क्लोज टू द हार्ट, हृदय के आसपास। देखिए हृदय का आकार हृदय के आसपास इसके इस ग्लैंड के है, इस पिक्चर में आपके सामने है। एंड दिस बिकम स्मॉलर अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हम वयस्क होते हैं, इसका साइज, इसका आकार छोटा होता जाता है। और इन एडल्ट इट इज एट्रोफाइड एंड सीक्रेट, एडल्ट में लगभग लगभग ये एट्रोफाइड। सीक्रेट क्या करता है, थाइमोसिन एंड टी लिम्फोसाइट्स। थाइमोसिन और टी लिम्फोसाइट्स, तो जो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं, दिस प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मींस दैट इज रिलेटेड टू आवर इम्यून सिस्टम, दैट इज रिलेटेड टू आवर रोग प्रतिरोध क्षमता। टी लिम्फोसाइट्स, आप देखेंगे कोई भी आक्रमणकारी जीवाणु अटैक करता है शरीर पर, तो टी लिम्फोसाइट्स हमारी रक्षा करते हैं किसी रूप में। दिस प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मींस जो कोई व्याधि कोई बीमारी घेरती है तो उसकी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, और डेवलप होती हैं तो उसका उस बीमारी का मुकाबला करती है। तो टी लिम्फोसाइट्स की भूमिका ये है। थाइमस ग्लैंड के बाद योगिरा स्पीड तेज तो नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। चलेगा ना। जी जी। अगला एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे ग्लैंड्स की चर्चा थी, वो तो स्मॉलेस्ट। यदि पिछले, अब एक अनऑफिशियल बात मैं आपकी से करता हूं, जितने भी आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, पीजी डिप्लोमा इन योगा नेचुरोपैथी के, तो उसमें जो क्वेश्चंस अधिकतर पूछे गए हैं, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड की चर्चा की गई है या एड्रिनल ग्लैंड को पूछा गया है, क्योंकि इनके बारे में विस्तार से आप लिख सकते हैं। दूसरे ग्लैंड्स तो बहुत छोटे छोटे हैं आंसर देने में, अदरवाइज यह पूछा जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक ग्लैंड्स की आप चर्चा कीजिए कि नहीं की। तो एड्रिनल ग्लैंड है, इट इज ए पेयर, एक जोड़े में पाया जाता है। यदि कलर की बात करें, यदि हम इसके कलर की बात करें, तो कलर इसका है येलोइश कलर, दिस इज ऑफ येलोइश कलर, इसका येलो कलर है। टॉप ऑफ ईच किडनी, प्रत्येक किडनी पर पाया जाता है। इट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द किडनी। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, मेडुला इनर पार्ट है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि 2 पार्ट हुए, इसके आउटर पार्ट, इसको यदि 2 भागों में विभाजित करें, तो जो आउटर पार्ट है, बाहर का भाग है, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स, और अंदर का भाग कहलाता है दैट इज मेडुला, दैट इज इनर पार्ट। तो जो मेडुला है वो अलग तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कॉर्टेक्स है आउटर पार्ट वो अलग तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, दिस सीक्रेट्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स,
दिस सीक्रेट कॉर्टिकॉइड्स। तो और कॉर्टिकॉइड्स दो हैं, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है उसकी भी चर्चा करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दिस रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं किस रूप में, प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट के रूप में, उनको रेगुलेट करता है, उनके मेटाबॉलिज्म को चयापचय करता है। दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, फंक्शन एट नेफ्रॉन एट किडनी। किडनी के नेफ्रॉन पर इसका फंक्शन है, नेफ्रॉन पर। नेफ्रॉन इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किडनी, जैसे कि जिसमें कि फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस, जो कि हमारा रक्त फिल्टर होता है और जो उसका एक्सक्रेटरी पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्म होकर हम एक्सक्रेट कर देते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का किडनी के नेफ्रॉन पर प्रभाव डालता है। दूसरा भाग है एड्रेनल मेडुला। दिस ऑल्सो सीक्रेट टू हार्मोन्स। जो एड्रेनल मेडुला है, एड्रेनल मेडुला मीन्स इनर पार्ट, अंदर का भाग, यह भी दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन दिस कंट्रोल आवर इमोशंस, नॉन एड्रेनलिन कोल्ड स्ट्रेस। कोल्ड स्ट्रेस मीन्स एक दीर्घकालिक, जो पता ही नहीं है कि किस प्रकार का स्ट्रेस है। कोल्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस है लेकिन यू डू नॉट हैव एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेस कि यस आई एम सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, कि हमें ज्ञान नहीं रहता कि हम स्ट्रेस में हैं। कोल्ड स्ट्रेस हार्मफुल है, लंबे अंतराल तक कोल्ड स्ट्रेस तो बहुत लंबा चलता है। तो एड्रेनल ग्लैंड के जो है, तो हमारा स्ट्रेस, जो एड्रेनल मेडुला है उसके जो दो हार्मोन्स हैं, क्योंकि स्ट्रेस का प्रोडक्शन, स्ट्रेस जनरेट होना हमारे इमोशंस पर भी निर्भर करता है, हमारे संवेगों पर भी निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो एड्रेनल मेडुला है इसके जो दो हार्मोन है, एड्रेनलिन है और नॉन एड्रेनलिन है। जो एड्रेनलिन इमोशंस को नियंत्रित करता है, नॉन एड्रेनलिन कोल्ड स्ट्रेस को के लिए उत्तरदायी है। तो इट मींस दिस इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस, यानी इस पार्ट की, इस एड्रेनल ग्लैंड की स्ट्रेस, हमारे जीवन में स्ट्रेस का रहना या न रहना काफी हद तक निर्भर करता है इसकी फंक्शनिंग पर। अगला ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास, अब बात तो बार बार कर ही रहे थे, एक बार और पूछा गया था पिछले क्लासेस में डायबिटीज के बारे में, ग्लूकोज के बारे में। पहली बात तो कि फेलियर ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियाज फेल हो गया या पेनक्रियाज में व्याधि उत्पन्न हुई, पेनक्रियाज में डिफेक्ट आया, दैट लीड्स टू डायबिटीज मिलिटस। तो डायबिटीज मिलिटस नाम की बीमारी हो जाएगी। तो लेकिन दिस सीक्रेट इंसुलिन, ये इंसुलिन सीक्रेट करता है। इफ ग्लैंड बिकेम ओवर एक्टिव, यदि अति से अधिक ये ग्लैंड कार्य करना शुरू कर देता है तो क्या होगा, यदि ये अति से अधिक कार्य करना शुरू कर देगा तो उस दशा में क्या होगा, द इंडिविजुअल में बिकम अनकॉन्शियस, वो बार बार वो व्यक्ति विशेष बेहोश होना शुरू कर देगा। तो पेनक्रियाज की फंक्शनिंग बहुत ऑप्टिमल फंक्शनिंग, यानी कि फंक्शनिंग में गड़बड़ है तो डायबिटीज मिलिटस है, ओवर फंक्शनिंग है तो अनकॉन्शियसनेस होने लगेगी, द इंडिविजुअल विल बिकम अनकॉन्शियस। तो पेनक्रियाज के बारे में संक्षिप्त में केवल इतनी ही चर्चा करें। पेनक्रियाज आप देख रहे हैं जो कि स्टमक के नीचे जो गैल ब्लैडर की जो ओपनिंग है उसके पास ये पेनक्रियाज है, मतलब ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन इज गोनेडास, लास्ट ग्लैंड गोनेडास। गोनेडास दोनों में है, महिलाओं में भी है, पुरुष में है। दिस ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स एक्टिविटीज, ये हमारी सेक्स एक्टिविटीज के लिए, गतिविधियों के लिए इस पर फंक्शनिंग है इसकी। रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। लैक ऑफ सिक्रेशन, यदि इसके सिक्रेशन की कमी होगी, गोनेडास जो भी हार्मोन, अभी पता नहीं कौन सा हार्मोन होगा, बाद में बात करेंगे, तो अगर इसका सिक्रेशन ठीक नहीं हुआ, लैक ऑफ सिक्रेशन है, तो रिजल्टिंग टू द लैक ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ओवर सिक्रेशन होगा तो वो व्यक्ति विशेष एबनॉर्मल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्सुअल एक्टिविटी से भरपूर होगा, व्यक्ति विशेष जो भी, महिला पुरुष कोई भी हो।
आप देखिए एक बात, इसको योग से कोरिलेट करते हैं। तो योग में मान्यता है कि दैट एग्जिस्ट इन आवर बॉडी आल्सो एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉडी, जिससे हमारा शरीर बना उससे प्रकृति बनी है। सत्व रजस तमस तीनों गुण है ना। और हम ये भी मानते हैं जिस व्यक्ति में सत्व की मात्रा होगी अधिक, वो व्यक्ति ज्ञानवान प्रकाशवान होगा। द इंडिविजुअल विल बी फुल ऑफ एनलाइटमेंट। जिसमें रजस की अधिकता होगी वो दैट विल बी फुल ऑफ वासनाज एंड क्रियाज, वो वासना और क्रियाओं से भरा होगा। जिसमें तमस की अधिकता होगी द इंडिविजुअल विल बी डल माइंडेड। तो कुल मिलाकर रजस यानी कि इसका और सिक्रेशन होगा तो रिलेशनशिप देखिए, इसका ओवर सिक्रेशन होगा तो रजस गुण डोमिनेट करने लगेंगे। दिस इज अ कोरिलेशन, यह उसका सहसंबंध है। योग से अभी यदि सहसंबंध करना चाहे तो दोनों की बात करते हैं। ओवरीज, महिलाओं से बात करते हैं शुरू। ओवरीज है इनका एक, देयर आर टू फंक्शंस ऑफ ओवरीज। प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर ओवा, मैच्योर ओवा का प्रोडक्शन होता है। सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और फीमेल के दो ही सेक्स हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। तो ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं और मैच्योर ओवा का प्रोडक्शन होता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में भी दो फंक्शन है। तो जैसे वहां ओवा का प्रोडक्शन होता था, यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और वहां पर फीमेल के दो सेक्स हार्मोन्स थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पर मेल का केवल एक ही सेक्स हार्मोन है, दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। तो इसका टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन है। These are both these are testes or ovaries, these known as gonads, and both are responsible for our sex activities. तो संक्षिप्त में, क्योंकि आज मेरी एक मीटिंग है, मैं सर को, मेरे गुरु गणेश शंकर सर को मैं बता चुका था कि मैं 3 बजे मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा, इसलिए थोड़ा फास्ट इसको किया। अब बचा हुआ भाग करते हैं दूसरा भी इससे संबंधित। यदि तब तक जब तक मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूं तब तक यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तब तक। किसी प्रतिभागी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वैसे सिंपल था, इसमें अपने आप ही सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी यदि पूछना चाहे तो आई विल बी विद यू फॉर नेक्स्ट 20-25 मिनट्स। एक बहुत काम की बात अभी करेंगे जो कि आप सबके लिए नहीं होगी। योगीराज कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जी सर, आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू। Yogiraz, is it clear on the full screen? यस सर। ओके, थैंक यू। मेटाबॉलिज्म, चयापचय की बात करते हैं। इसमें से कुछ बातें कल हो चुकी थी, लेकिन नई बात जो करेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या है? सबसे पहले मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। जो हम खाना खाते हैं दैट रिलीज एनर्जी। जो हम खाना खाते हैं वो ऊर्जा का उत्पादन करता है। 2 स्टेजेस हैं उसकी हैं। फर्स्ट स्टेज इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन और डीकम्पोज्ड इनटू द सिंपल वन। जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो परिवर्तित होते हैं या डिकम्पोज होते हैं इन द सिंपल वंस। सेकंड स्टेज इज सिंपल फूड कंपोनेंट्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो कि एक उदाहरण है जिसका ग्लूकोज। दीज आर ऑक्सीडाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म। कोशिका में, सेल में, साइटोप्लाज्म में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन का उपयोग करके, एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड रिलीज एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगेन आई रिपीट, पहली स्टेज में यानी हम जो खाना खाते हैं वो ऊर्जा प्रदान करता है विभिन्न 2 स्टेजेस में, विभिन्न 2 चरणों में। पहले चरण में तो सिंपल मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होते हैं सिंपल वन में। सेकंड स्टेज में जो सिंपल फूड कंपोनेंट है, उदाहरण के तौर पर ग्लूकोज, वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में
ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, पानी में परिवर्तित होते हैं और साथ साथ ऊर्जा भी मिलती है। इसको दूसरे रूप में कल बताया था मैंने ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम के दौरान। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेकंड स्टेज इन्वॉल्व्स रेस्पिरेशन, यानी सेकंड स्टेज है जिसमें कि ऑक्सीजन के साथ साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में जो घटित हुआ, जो फूड कंपोनेंट या ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हुआ, इसमें रेस्पिरेशन चाहिए। रेस्पिरेशन चाहिए का अर्थ क्या है? जिसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन का इनहेलेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन होगा। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस occurring called biochemical reactions in these are of two basic types, जितनी भी इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगी ये दो विभिन्न चरणों में घटित होंगी, दो प्रकार से घटित होंगी। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस है। कौन कौन सी है? वन इज कैटाबॉलिज्म, अनदर इज एनाबॉलिज्म। इसमें एक कैटाबॉलिज्म है और एक एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म की बात हो गई है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल वन में परिवर्तित हुए। दिस रिएक्शन इज डिस्ट्रक्टिव, दिस गिव्स एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज नोन एज एक्सर्जोनिक रिएक्शन। कहां कहां उपयोग में होती है कैटाबॉलिज्म? डाइजेशन में, रेस्पिरेशन, ये एग्जांपल्स हैं। दूसरा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मींस सिंथेसिस ऑफ complex molecule from simple ones. It is constructive, वो destructive था, ये constructive है। and this process require energy, और इसमें ऊर्जा भी चाहिए। वो कहलाता था exergonic reaction, ये कहलाता है endogenic reaction। उसमें का उदाहरण क्या था? डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, पाचन में और श्वसन में। इसका क्या है एग्जाम्पल? है प्रोटीन सिंथेसिस। तो संक्षिप्त में यह था कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। दोनों मिलकर, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों मिलकर, दोनों कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। ये दोनों मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कल भी बात हुई थी, केवल 2 मिनट रिपीट करूंगा, उसके बाद नई बातें होंगी। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो माइक्रोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट के, जो कहां पाए जाते हैं? फूड में, भोजन में, खाद्य पदार्थ में जो हमने लिया। दीज आर डाइजेस्टेड बाय कार्बोहाइड्रेट, एमलेज के द्वारा, माल्टेज के द्वारा, लैक्टेज के द्वारा, सुक्रेज के द्वारा, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में और ग्लैक्टोज में। दूसरी तरफ जो फैट या लिपिड्स हम लेते हैं, जो कि भोजन में, खाद्य पदार्थ में जो भी हम भोजन लेते हैं उसमें फैट या लिपिड्स लेंगे, वो these are broken down by lipases and converted into, और वो परिवर्तित किसमें होंगे? फैट ड्रॉपलेट्स में, ग्लाइसिल में, फैटी एसिड्स में। तीसरी बात प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन के रूप में हम खाद्य पदार्थ में जो प्रोटीन की मात्रा है, द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड, these are split by proteases and such as, जो कि है पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रैप्सिन है, चाइमोट्रैप्सिन है, पेप्टिडेजेस है, एंड दीज आर कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स, और ये परिवर्तित हो जाते हैं एमिनो एसिड्स में। तो अब तक की बातें तो नई नहीं थी, लेकिन अब जो बात मैं करूंगा बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर योग के क्षेत्र वालों, योग के क्षेत्र में जानने के लिए, खासकर योग के क्षेत्र में, कि जान लें कि योग के क्षेत्र में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रैक्टिस, सम फैक्ट्स। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रैक्टिस के कुछ फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, कुछ तथ्यों की बात कर रहा हूं। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रैक्टिस में बहुत लंबे अंतराल तक कठिन परिश्रम के साथ जो हम मेहनत करते हैं योगी में, खासकर जो एक शब्द है योग में हठ योग, हठ योगी लॉन्ग ड्यूरेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो वो हठ योगी जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में कुछ तथ्यों को हमें जान लेना चाहिए। वो तथ्य क्या है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन, ये कोई एक आर्टिकल है, ये कोई मेरे विचार नहीं है। आई एम डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम रिसर्च फाइंडिंग्स। रिसर्च फाइंडिंग्स के आधार पर मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, जो कि लॉन्ग, ये स्पेलिंग गलत, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रैक्टिस है। सम फैक्ट्स मींस
who jumped from a sedentary lifestyle to the exercise program, कोई भी व्यक्ति विशेष साधारण लाइफ जी रहा है और फिर योग के क्षेत्र में या किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम के क्षेत्र में प्रवेश करता है, the differences in the sexual drive takes place, और केवल अंतर नहीं आएगा, that will be a significant difference. अध्ययनों ने दर्शाया है, स्टडीज है शोन दैट, स्टडीज बताती हैं कि अध्ययन बताते हैं कि 20 मिनट तक विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, 20 मिनट तक यदि विग्रेस प्रैक्टिस करते हैं, उदाहरण के तौर पर सूर्य नमस्कार बहुत अधिक करना, तो वुमेन आर मोर सेक्सुअली रेस्पॉन्सिव, और दूसरी तरफ पुरुषों में भी हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल मैन में भी पाए जाएंगे, which correlate with the high sexual interest and behavior, तो high sexual interest और behavior आएगा महिला पुरुषों दोनों में, but this is linked with only short intense practice, चाहे किसी भी रूप में करें, चाहे व्यायाम के रूप में करें, चाहे योग के रूप में करें, लेकिन शॉर्ट प्रैक्टिस का इफेक्ट है, शॉर्ट इंटेंस प्रैक्टिस। दूसरी तरफ स्टडीज ऑल्सो शोन दैट टू मच एक्सरसाइज, टू मच प्रैक्टिस, बहुत अधिक अभ्यास इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बात गोनेडाइल्स के समय हो चुकी है, टेस्टोस्टेरोन इज ए मेल सेक्स हार्मोन, तो उसको डिक्रीज कर देगा, विच कैन डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन, महिलाओं की बात करें, टू मच एक्सरसाइज, बहुत अधिक व्यायाम करेंगी, बहुत अधिक योगासन करेंगी, बहुत अधिक इंटेंस एक्सरसाइज करेंगी, दैट इज डिप्लीशन इन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही फीमेल के सेक्स हार्मोन्स है, इट मींस दीज टू हार्मोन्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस ड्राइव, तो इसलिए सतर्क रहें। तो स्ट्रेंथ एंड स्पीड प्रैक्टिस, योग को स्ट्रेंथ के रूप में भी कर सकते हैं, स्पीड के रूप में भी। स्ट्रेंथ मीन्स कि कुछ ऐसे आसन है ना जिसमें कि स्ट्रेंथ बहुत लगानी पड़ती है, उदाहरण के तौर पर मयूरासन है, और दूसरे भी बड़े डिफिकल्ट आसन है, विच आर वेरी डिफिकल्ट इन नेचर, जो प्रकृति से बहुत ही मुश्किल प्रकृति के आसन है, जो कि स्ट्रेंथनिंग आसन की श्रेणी में हो सकते हैं। वैसे योग का क्लासिफिकेशन, योग के एक ट्रेडिशनल वे में हम क्लासिफाई करना करते हैं, तो हम करते हैं कि मेडिटेटिव पोस्चर्स है, ध्यानात्मक आसन है, कल्चरल पोस्चर है, सांस्कृतिक आसन है, रिलैक्सेटिव पोस्चर है, जो कि एक आराम प्रदान करने वाले आसन है। जो सेकंड कैटेगरी है कल्चरल पोस्चर्स, वी कैन परफॉर्म फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन, वी कैन परफॉर्म फ्रॉम लाइंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन भी सुपाइन लाइंग हो सकती है, प्रोन लाइंग हो सकती है, एंड वी कैन परफॉर्म फ्रॉम सिटिंग पोजीशन। तो उस कैटेगरी में कुछ आसन हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रेंथनिंग आसनास आल्सो, and we can do different yogic practices with the speed also, it means quick change करें, एक आसन, दो आसन, तीन आसन, with the speed we can do। तो यदि हम योग को स्ट्रेंथ के रूप में, स्ट्रेंथनिंग आसनास के संग्रह के साथ करते हैं या इन स्पीडी वे करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी परफॉर्म 10 रिपीटेशंस ऑफ सूर्य नमस्कार विद स्पीड, गति के साथ करें, उस दशा में क्या उत्पन्न होगा। इससे पिछली बात तो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रैक्टिस की बात थी, पिछले उसमें स्लाइड में तो लॉन्ग ड्यूरेशन इफेक्ट जिसके कि नकारात्मक प्रभाव बताए गए थे, लेकिन यहां तो यदि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या स्पीड ट्रेनिंग टाइप ऑफ प्रैक्टिस का सेशन सत्र तैयार करें तो दैट रिलीज हाई अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, तो हमारे ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में सीक्रेट होंगे, और अदर एनाबॉलिक हार्मोन्स, तो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म की हम बात कर चुके हैं कि एनाबॉलिक हार्मोन्स अधिक हमारे रक्त में छोड़े जाएंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रैक्टिस रिजल्ट इन हायर अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल एंड कैटाबॉलिक हार्मोन्स, यानी स्पीड टाइप या स्ट्रेंथ टाइप करेंगे तो एनाबॉलिक श्रेणी के हार्मोन सीक्रेट होंगे, यदि लॉन्ग ड्यूरेशन प्रैक्टिस करेंगे तो कैटाबॉलिक हार्मोन की श्रेणी के हार्मोन सीक्रेट होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि एनाबॉलिक हार्मोन क्या करते हैं, कैटाबॉलिक हार्मोन क्या करते हैं। एनाबॉलिक हार्मोन्स, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे, तो एनाबॉलिक हार्मोन्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज सेक्स ड्राइव एंड सर्व टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैसिलिटेट मसल ग्रोथ, हमारी मांसपेशी की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए भूमिका अदा करते हैं। जबकि और एग्जाम्पल कौन कौन से, एग्जाम्पल्स आर इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। दूसरी तरफ जो कैटाबॉलिक हार्मोन्स हैं
वो ठीक उसके विपरीत कार्य करते हैं, ठीक विपरीत कार्य करते हैं। These has opposite effect and erode muscle tissue. मसल टिश्यू को, मांसपेशियों को क्षीण करते हैं, मांसपेशियों के जो मसल टिश्यूज है उनको कमजोर करते हैं। एंड डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन। उदाहरण कौन कौन से हैं? कॉर्टिसोल है, ग्लूकोजन है, प्रोगेस्टेरोन है, एड्रेनलिन है। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण हमें ध्यान रहे, इस तरफ यहाँ इस चर्चा में तो बात हुई है कि भाई एनाबॉलिक हार्मोन का तो बहुत अधिक अच्छा प्रभाव है और कैटाबॉलिक हार्मोन का बहुत खराब प्रभाव है यहाँ पर तो। लेकिन इस कथन पर सीमित ना रखें हम अपने ज्ञान को, क्योंकि बॉडी रिक्वायर सिमिलर अमाउंट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। यानी हमारे शरीर को एनाबॉलिक श्रेणी के हार्मोन्स की और कैटाबॉलिक श्रेणी के हार्मोन्स की दोनों की आवश्यकता है। असंतुलन हुआ तो दिक्कत होगी। एंड द बैलेंस स्टेट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मींस द बैलेंस्ड स्टेट ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक हार्मोन्स की। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक हार्मोन्स दोनों के बीच में संतुलन बना रहना जरूरी है। बट एंड्योरेंस एथलीट्स, ये स्पोर्ट्स का एग्जांपल है कि एंड्योरेंस योग में भी एप्लीकेबल है। एंड्योरेंस में जो बहुत देर तक हठी योगी का कार्य करता है वो कैटाबॉलिक हार्मोन अधिक सिक्रेट करते हैं एनाबॉलिक की तुलना में, और सप्रेसिंग टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को कम करते हैं, और महिलाओं में एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को कम करते हैं। लेकिन एक संतुलन बनाए रखें, हम इस तरह के योग सत्र का निर्माण करें जिसमें कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक हार्मोन्स के अंदर संतुलन बना रहे। क्यों? एक इस दशा को रखने के लिए। कौन सी दशा को रखने के लिए? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? एक संतुलन की दशा, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक हार्मोन दोनों के बीच संतुलन की दशा। अब लास्ट में सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन, समाधान क्या है? क्या समाधान करें, कैसे बैलेंस बनाएं? तो योग के माध्यम से तो बैलेंस बना ही सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन फ्यू इश्यूज। फर्स्ट वन इज मोर इंटेंसिटी लेस वॉल्यूम। इंटेंसिटी मींस स्पीड ऑफ वर्क डन, कि हाँ हम छोटे सत्रों का बेशक निर्माण करें, बहुत लंबा 2-3-4 घंटे का सत्र के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। सत्र का छोटे हो लेकिन विद स्पीड हो। लेस वॉल्यूम, वॉल्यूम का अर्थ होता है कि टोटल वर्क डन, कुल किया गया कार्य। तो कुल किया गया कार्य बेशक कम हो बट द इंटेंसिटी शुड बी मोर। पहला सॉल्यूशन ये ध्यान रहे। दूसरा, ईट फैट डाइट। लेकिन फैट कैसा? फैट क्यों? जो कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट आर यूज्ड टू फ्यूल बॉडीज हार्मोन प्रोडक्शन प्रोसेस। अवॉइड सिंपल शुगर्स, सिंपल शुगर का सेवन ना करें। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड का सेवन ना करें। तीसरा, अल्कोहल का सेवन ना करें। ये तीनों ही, सिंपल शुगर की बात करें या प्रोसेस्ड फूड की बात करें या अल्कोहल की बात करें, ये तीनों ही क्या करते हैं? ये दिस डिप्लेट नेचुरल हार्मोन्स, ये जो प्राकृतिक रूप से जो हार्मोन का प्रोडक्शन है उसको कम कर देते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। शरीर हमारा सिंथेटिक हार्मोन को इंट्रोड्यूस करते हैं, शरीर को सिंथेटिक हार्मोन देते हैं विच क्रिएट हार्मोनल बैलेंसेस, जिससे कि हार्मोनल बैलेंसेस आ जाएगा। हार्मोनल बैलेंसेस आएगा तो कुछ भी हो सकता है। हार्मोनल बैलेंसेस, डिफरेंट हार्मोन्स की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं कि फॉर एग्जांपल यदि थायरोक्सिन में इम्बैलेंस आया, तो यदि कम हो गया, इम्बैलेंस आया, तो दो ही तरह की व्याधियां हो सकती है। तो अधिक सिक्रेशन हो, एक कम सिक्रेशन। अधिक सिक्रेशन होगा तो दैत्याकार व्यक्ति हो जाएगा, कम सिक्रेशन होगा तो लीन एंड थिन होगा। उसी तरह से अगर हम पैनक्रियाटिक उसका पैनक्रियाज की बात करें तो वहां कहा था कि यदि हाई सिक्रेशन होगा तो डायबिटीज मिलेटस होगा, कम सिक्रेशन होगा तो इंडिविजुअल विल बिकम अनकॉन्शियस। तो ये दो उदाहरण है इस तरह के, हर हार्मोन से संबंधित इस तरह के उदाहरण है। तो एक बैलेंस बना रहे, एक संतुलन बना रहे, इसके लिए इन तीनों को हमें अवॉइड करना चाहिए, अपने जीवन शैली से हटा देना चाहिए। सिंपल शुगर्स को, प्रोसेस्ड फूड को और अल्कोहल को, और अवॉइड स्ट्रेस।
तनाव रहित रहने का प्रयास करना चाहिए। और योग से अच्छा क्या हो सकता है? देयर आर डिफरेंट मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, कि विभिन्न मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं बहुत, कितनी भी, जो कि मेडिटेशन के माध्यम से वी कैन अवॉइड स्ट्रेस। क्यों? कि स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, खासकर एड्रिनल ग्लैंड को प्रभावित करता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस उससे भी होगा, तो इसका ध्यान रखें। लास्ट पार्ट, एक और मेरा सजेशंस हैं, ये सजेशंस मेरे नहीं है वास्तव में, ये सजेशंस हैं कि जो बड़े बड़े योग के क्षेत्र के प्रगाढ़ विद्वान हैं, जिसको क्लिनिकल रिसर्च के आधार पर, कि हमेशा, ये तो कल भी मैंने बताया था, क्योंकि आज के दिन कोविड-19 में सजेस्ट किया गया है कि किसी भी योग सत्र का निर्माण करें तो आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन तीनों में से कुछ ना कुछ रखें। कल बात हो चुकी है तो विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे कोई भी योग अपने जीवन में स्वस्थता के लिए, सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए अपनाना चाहता है तो कम से कम 30 मिनट पर डे वो करे योग, महिला हो या पुरुष हो। अगला, डेली विदाउट गैप इन बिटवीन, क्योंकि योग के क्षेत्र में वो स्पोर्ट्स की बात अलग है कि रिकवरी इज रिक्वायर्ड, हियर देयर इज नो नीड, एक ऑटोमेटिकली रिकवरी होती रहती है। विद मॉडरेट इंटेंसिटी, नाउअडेज वी शुड अवॉइड हाई इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, इंटेंसिटी का अर्थ है स्पीड ऑफ वर्क डन, जिस गति से करते हैं। लो इंटेंसिटी इफेक्ट नहीं है। हाई इंटेंसिटी ओपन विंडो घटित होगी, जिसमें कि हमारा शरीर संवेदनशील हो जाएगा बीमारियों के प्रति, बीमारियां अटैक कर सकती हैं, तो इसलिए मॉडरेट इंटेंसिटी करें। तो ये आज का प्रस्तुतिकरण था।